सभी को एक बार पुनः नमस्कार। अ, आप सभी से निवेदन है कि एक बार कंफर्म कर दें कि आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल सही आ रही है सर, स्पष्ट। जी सर, धन्यवाद सर। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत, संरक्षण और प्रावधान, और इसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से प्रोविजंस किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाल अधिकारों के इतिहास के बारे में जानते हैं कि बाल अधिकारों का जो आंदोलन का जो संक्षिप्त समय रेखा थी वह क्या थी। तो इनकी जो शुरुआत है वह 1924 से मानी जाती है कि जब कहा गया कि आधुनिक इतिहास में पहली बार बाल अधिकारों को तब महत्व दिया गया जब लीग ऑफ नेशंस ने जिनेवा बाल अधिकार घोषणा को अपनाया। और यह जो जिनेवा ने जो बाल अधिकार घोषणा को जो अपनाया था वह 1924 में अपनाया था। इसे एग्लेंटाइन जेब द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सेव द चिल्ड्रन फंड की स्थापना की थी। तो 1924 वर्ष का जो महत्व है वह इस वजह से है कि लीग ऑफ नेशंस ने जिनेवा बाल अधिकारों की घोषणा 1924 में की थी और एग्लेंटाइन जेब द्वारा इसको तैयार किया गया था, जिन्होंने सेव द चिल्ड्रन फंड की स्थापना की थी। तो 1924 का यह महत्व है। 1946 यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से अवगत हैं। 1948 की बात करें तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पारित की गई, जिसके एक अनुच्छेद में माताओं और बच्चों का उल्लेख है। यहाँ एक प्रकार से हम बाल अधिकारों के आंदोलन की एक समय रेखा पढ़ रहे हैं कि बाल अधिकारों के बारे में कब कब चर्चाएं की गई। 1959, सर स्क्रीन चली गई सर। जी सर। तो 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO कन्वेंशन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें खतरनाक कार्यों में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो ILO के अंतर्गत कहा गया कि यदि कोई भी फैक्ट्री के कार्य है या कोई भी इससे कोई खतरनाक कार्य है तो उसमें बच्चों को 18 वर्ष से पहले उसमें शामिल नहीं किया जाए। तो ऐसी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें यह बात बताई। 1974 की बात करें तो आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण पर घोषणा को अपनाया गया। 1979, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1979 कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया है। एक नंबर के प्रश्नों में भी ये चाइल्ड राइट्स के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया। तो हमारा उत्तर होगा 1979, 1979। 1989 UNCRC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, मतलब बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया गया 1989। 1990 में CRC मतलब बाल अधिकार सम्मेलन के आधिकारिक रूप से यह लागू हुआ। इसके बाद CRC वही बाल अधिकारों पर समझौता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 को अपनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। यह दुनिया के इतिहास में सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत मानव अधिकार संधि है। तो 1989 में जब अपनाया गया था तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर के बाकी सभी सदस्य देशों ने इसकी पुष्टि कर दी थी और तभी से ये चाइल्ड राइट्स हमारे सामने आ गया है। तो ये तो एक प्रकार से चाइल्ड राइट्स का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसकी समय रेखा थी कि कब से इसके बारे में चर्चा की गई थी और लास्ट में जाकर के कब यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको अपनाया गया था। अब हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब वही गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स।
तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 4 मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो कन्वेंशन के आवेदन, कार्यान्वयन और व्याख्या का मार्गदर्शन करते हैं। ये जो 4 सिद्धांत है वही इसके एक प्रकार से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो ये थोड़ी पहले रूपरेखा बनाने के लिए कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद में हम चारों सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ये सिद्धांत कन्वेंशन के हर अधिकार और हर लेख का आधार है। सतीश सर, आवाज क्या स्लो है क्या सर? एक मैसेज आया था कि आवाज थोड़ी धीमी आ नहीं रही नहीं है, सर, थोड़ा बिल्कुल सा सही, बताइए। नहीं आवाज सर, बिल्कुल अच्छी सही है। है, वो मेरे को लगता है सही है। उनका अपने सिस्टम की वॉल्यूम कम होगी, मेरे को लगता है वो अपने सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि आवाज आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। एकदम जी ठीक है धन्यवाद। मुकस सर। हम्म। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं। तो व्यावहारिक रूप से ये 4 सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन्हें एक दूसरे के बिना लागू नहीं किया जा सकता। और इन्हें मानक एक अधिकार और साधन एक मार्गदर्शक दोनों के रूप में समझा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि बाल अधिकारों के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। इनमें जो पहला जो सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम कहेंगे गैर भेदभाव का सिद्धांत। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि किसी बच्चे के साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। गैर भेदभाव मतलब यही है कि डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका यही है कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव, भेदभाव का कारण क्या क्या हो सकता है? जाति हो सकता है, रंग हो सकता है, धर्म, लिंग, भाषा या अक्षमता के समान अधिकार मिलने चाहिए। मतलब बिना किसी जाति, धर्म, लिंग को ध्यान में रखते हुए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यह पहला सिद्धांत कहता है। और इसकी और थोड़ी सी आगे व्याख्या है कि इसका मतलब यह है कि चाहे बच्चा अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या फिर कोई शारीरिक रूप से अक्षम भी हो, तो कानून और समाज की नजर में उसके अधिकार समान है। अक्षमता लड़का लड़की, धर्म, जाति उसके अधिकारों के आड़े नहीं आएगी। तो इसमें यही बताया गया कि किसी प्रकार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किसी भी आधार पर बच्चे के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला जो सिद्धांत है वह यही कहता है कि गैर भेदभाव का सिद्धांत, अर्थात किसी बच्चे के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा या अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो कानून और समाज में जो बच्चा है वह हर प्रकार से समान अधिकार रखता है, यह सिद्धांत कहता है। बात करें दूसरे सिद्धांत की कि बाल अधिकारों के संरक्षण में दूसरा सिद्धांत क्या सामने आया है, तो वह है द प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में बच्चों का सर्वोत्तम हित ही प्राथमिक विचार होगा। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों का जो सर्वोत्तम हित है उसको हमें प्राथमिकता देना है। सबसे पहले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ही हमें प्रायोरिटी देना है। यह सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है। तो दूसरा सिद्धांत हमारा हो गया बच्चों का सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, कि बच्चों के हित पर ही बात करेंगे। बच्चों के सर्वोत्तम हित को ही हम प्रायोरिटी देंगे। तीसरा है जीवन, अस्तित्व और विकास का सिद्धांत, जिसे हम कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो इसको यदि विस्तार कहें तो इसमें बताया गया कि अस्तित्व और विकास का सिद्धांत बच्चे को न केवल जीवित रहने का अधिकार देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की अधिकतम संभव सीमा तक गारंटी दी जाए। मतलब बच्चे के जो अधिकार है और जो एक प्रकार अधिकार और जो उनकी अधिकारों को एक प्रकार से अधिकतम सीमा तक गारंटी देने की बात की गई है, तो ये उनके अस्तित्व और विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यदि इसको संक्षेप में बात करें तो यह सिद्धांत केवल बच्चे की जान बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक मायने भी हैं। तो व्यापक मायने क्या क्या है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है जीवन का सिद्धांत या जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार कहता है कि हर बच्चे को सुरक्षित जन्म लेने और जीवित रहने का बुनियादी हक है। इस हक से उस बालक को वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का यह हक है कि वह सुरक्षित जन्म ले और वह अपना जो जीवन है वह एक प्रकार से सुरक्षित ढंग से व्यतीत करें। तो यह जीवन का अधिकार यह कहता है। दूसरा है अस्तित्व, मतलब सर्वाइवल। तो बच्चे को जीवित रहने के लिए जरूरी सुविधाएं, जैसे कोई पौष्टिक भोजन,
साफ पानी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। अगर बच्चे को हम पौष्टिक भोजन नहीं देंगे, पीने के लिए साफ पानी और उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे, तो बच्चे का जो अस्तित्व है वह संभव नहीं है। इसलिए इसमें बताया गया है कि बच्चे के को जीवित रखने के लिए हमें ये मूलभूत सुविधाएं देना अति आवश्यक है, तभी जाकर के वो अस्तित्व के सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध होगी। और आगे है डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे विकास। तो विकास के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चे के सभी प्रकार की, मतलब वही है, समग्र विकास की बात की गई है, जिसमें चाहे शारीरिक हो या मानसिक या आध्यात्मिक या नैतिक और सामाजिक विकास के लिए उसे शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। मतलब हर प्रकार से बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए उसे शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। तो ये बाल अधिकारों के जो सिद्धांतों में तीसरा है जीवन, अस्तित्व और विकास का सिद्धांत। और इसका जो अंतिम सिद्धांत है वह है समावेशन और भागीदारी का सिद्धांत, जिसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। यह सिद्धांत बच्चों के इस अधिकार को मान्यता देता है कि वे उन सभी मामलों में अपनी राय दे सकते हैं। वे का तात्पर्य बच्चे उन सभी मामलों में अपनी अपनी बात कहेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अर्थात जो बच्चे से संबंधित है उन सभी मामलों में बच्चे राय दे सकेंगे। और यह सुनिश्चित करता है कि उनके विचारों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके विचारों की अवहेलना की जाएगी, वरना उनके विचारों को गंभीरता से लेने की बात भी इस सिद्धांत के अंतर्गत कही गई है। संक्षेप में यह सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चों को चुपचाप सिर्फ बड़ों की बात सुनने वाला नहीं माना जाना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखने का भी पूरा हक है। तो इस प्रकार यह समावेशन और भागीदारी का सिद्धांत कहता है। एक बार पुनः संक्षेप में देखें तो बाल अधिकारों के सिद्धांत में पहला है गैर भेदभाव का सिद्धांत, जिसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है बच्चे का सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत बताया गया कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को ही प्राथमिकता देनी है। तीसरा है जीवन, अस्तित्व और विकास का सिद्धांत, जिसमें बच्चे को सुरक्षित जन्म लेने और जीवित रहने का बुनियादी हक है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनको प्रदान करनी है और उनके समग्र विकास के लिए भी उनको उचित माहौल प्रदान करना है। और अंतिम है समावेशन और भागीदारी का सिद्धांत। तो ये थे बाल अधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांत। आपसे साथियों से निवेदन है कि इन सिद्धांतों में यदि आप कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहें या किसी सिद्धांत को और स्पष्ट करना चाहें तो आप सभी का सादर अभिनंदन है सर। मैडम। नहीं, ठीक है सर, आपने तो बहुत अच्छे से बताया इसको और ईयर वाइज भी बताया, सही है। धन्यवाद सर। अगला जो टॉपिक हमारा है वह है बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण पर दिशा निर्देश, गाइडलाइन ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो सुरक्षा और संरक्षण पर क्या गाइडलाइन जारी की गई है। तो सबसे पहले हम उनकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में जो पहला बिंदु है वह है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, क्योंकि टॉपिक ही हमारा कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण। और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो पहला जो बैकग्राउंड है वह है कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि बच्चे को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक स्वस्थ और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। सभी बच्चों को सम्मान के साथ जीने और एक ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो सुरक्षित, सुरक्षात्मक और विकास के अनुकूल हो। स्कूल का वातावरण बच्चे के समग्र विकास, मानसिक व्यवहार और सुरक्षा से गहराई से जुड़ा होता है। तो स्वस्थ वातावरण के अधिकार के अंतर्गत बच्चे के बढ़ने और विकास करने के लिए बताया गया कि एक स्वस्थ और सहायक वातावरण उनको प्रदान करना है। बच्चे को सम्मान के साथ जीने और एक ऐसे वातावरण में शिक्षा प्रदान करने प्राप्त करने का अधिकार है जो उन्हें सुरक्षित और उनके विकास के अनुकूलन हो। और स्कूल में भी ऐसा वातावरण हमें उपस्थित करना है। तो ये है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में ही एक प्रकार से जो बच्चा है वह अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेगा। दूसरा, नामांकन और कल्याण। नामांकन और कल्याण में यदि बात करें तो देश प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों को स्कूल लाने में सफल रहा है। जो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी स्तर पर जो देश है वह भारत है, वह एक प्रकार से स्कूल
में लाने में उन बच्चों को समझ रहा। यस, अमित सक्सेना सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए सर। अमित सर। कोई बात नहीं। तो नामांकन और कल्याण, तो जिसमें बताया गया कि देश प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों को स्कूल लाने में सफल रहा है। अब इन प्रयासों को ऐसे हस्तक्षेपों द्वारा समर्थन देने की आवश्यकता जो छात्रों की सुरक्षा और उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करें। तीसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। स्कूलों को अपने बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं के जोखिम से बचाने की आवश्यकता है। मतलब स्कूल में जब बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा तो वहां भी बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि स्कूल की यह जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं या उनके साथ मिसकंडक्ट होता है या कोई हिंसा या दुर्घटना होती है तो उनसे भी बचाने की जो जिम्मेदारी है वह भी एक प्रकार से स्कूल की ही है। और कानूनी तंत्र में बात करें तो कानून बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए तंत्र स्थापित करने और निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा उनकी निगरानी करने का प्रावधान रखते हैं। तो एक प्रकार से बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित ये कुछ बैकग्राउंड था जिसमें बताया गया है कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण का अधिकार है। नामांकन क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हो गया है तो अब आगे आवश्यकता है कि उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको एक प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में भी जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो विद्यालय में भी एक प्रकार से उनको सुरक्षित माहौल प्रदान करना है और कानूनी तंत्र में कानून में भी उनको एक प्रकार से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की बात की गई है। अब एक ऐसे कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान कि कानून के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 21 जिसमें बताया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। 21 कहता है कि जो बच्चा है उसको अपने जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ऐसी बात अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस मौलिक अधिकार को आरटी एक्ट 2009 के लागू होने के साथ प्रभावी बनाया गया है। तो वही आरटी एक्ट जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 21 कहता है कि बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। दोनों में डिफरेंस यही है, एक आरटी एक्ट जब लागू हुआ था तब 21 ए है और यदि सम्मान की बात करें, बच्चे के सम्मान के साथ जीने का अधिकार है तो ये अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 39 ई 39 ई में बताया गया है कि यह राज्य को निर्देश देता है, संविधान का यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम करें कि बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, यानी बच्चों से उनकी क्षमता से बाहर या गलत काम न करवाया जाए। तो 39 ई के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ही उनको काम देना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे की कोमल उम्र के साथ उनका दुरुपयोग किया जाए, कि बच्चे की उम्र कम है और उनको उस उम्र के आधार पर काम न दे करके बड़े की उम्र के अनुसार काम कर दे दिया जाए। तो यह जो अनुच्छेद कहता है कि बच्चों को उनकी क्षमता से बाहर और गलत काम न करवाया जाए, यह राज्यों को इस बात का निर्देश देता है। 39 एफ की बात करें तो यह राज्य को निर्देश देता है कि वह बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता व गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं प्रदान करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक या भौतिक परित्याग से बचाया जाए। 39 ई में बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही कार्य देने की बात की गई है। 39 एफ में बताया गया है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता एवं गरिमा की स्थिति
के अनुसार ही उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है और ये राज्य बच्चों को प्रदान करेंगे। ऐसी बात संविधान के अनुच्छेद 39F में की गई है। तो ये तो था भारतीय संविधान का कुछ कानूनी प्रावधान। अब हम बात करें कि आईपीसी में भी बच्चों के सुरक्षा के बारे में, बच्चों के अधिकारों के बारे में कुछ बात की गई है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्शन है, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय आईपीसी के तहत बताई गई है, तो उनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कानूनी प्रावधान भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। तो संस्थागत परिवेश जैसे स्कूल या हॉस्टल में बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड देने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए आईपीसी की कई धाराओं का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से जो मुख्य धाराएं हैं वो इस प्रकार है। धारा 305, इसमें बताया गया कि बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना। यदि कोई भी हॉस्टल या कोई भी स्कूल यदि बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाता है या उनको ऐसा दंड देता है कि बच्चा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो उनके खिलाफ धारा 305 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 323 में बताया गया है कि स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, अपनी मर्जी से भी यदि चोट पहुंचाते हैं तो उसके अंतर्गत उसमें धारा 323 के अनुसार उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 325 में बताया गया कि स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना आदि पहुंचाना, यदि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से यदि किसी बच्चे को गंभीर चोट पहुंचाते हैं जिसमें किसी भी मतलब हड्डी टूट जाती है, तो उस स्थिति में उसके खिलाफ सेक्शन 325 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 326 में बताया गया कि खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 352 में बिना किसी गंभीर उकसावे के हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो ये धाराएं भी आईपीसी की धाराएं हैं जो एक प्रकार से बालकों के हक में है। धारा 354 में बताया गया है कि महिला या बच्ची, जिसमें एक प्रकार से बालिकाएं भी आ गई है, लेडीज भी, महिलाएं भी इसमें शामिल है, कि बालिका या महिला की गरिमा या उनके शील भंग के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो एक प्रकार से धारा 354 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 506 में आपराधिक धमकी देना या डराना धमकाना, यदि किसी भी बच्चे, किसी भी बालिका, किसी महिला को यदि धमकाया जाता है तो धारा 506 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और धारा 509 के अंतर्गत बताया गया कि किसी महिला या बच्ची की गरिमा का अपमान करने के इरादे से बोले गए शब्द या किए गए कोई गलत इशारे या कार्य, यदि कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे किसी महिला या बच्ची की जो इज्जत है उस पर एक प्रकार से दाग लगता है, या कोई भी ऐसे इशारा करता है जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो धारा 509 के तहत एक प्रकार से उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कुछ कानूनी प्रावधान हमने पढ़े हैं जो भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताए गए थे। ये सब बाल अधिकारों के संदर्भ में ही कानूनी अधिकार थे। अब आगे कुछ कानूनी अधिकार हैं, वो एक प्रकार से SC ST के संदर्भ में है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बताया गया है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उपयोग सामान्य श्रेणी के उस वयस्क व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है जो किसी SC या ST के बच्चे को शारीरिक दंड देता है। तो ये SC ST एक्ट के अंतर्गत है कि यदि कोई भी सामान्य श्रेणी का व्यक्ति यदि SC ST बच्चे को शारीरिक रूप से दंड देता है तो इस कानूनी प्रावधान के तहत वही कार्रवाई की जा सकती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बताया गया है कि छुआछूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति, कोई प्रबंधक या ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर कर दे। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बताया गया है कि छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति, प्रबंधक या ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है।
साथ ही यदि किसी शैक्षणिक संस्थान या छात्रावास में छुआछूत का पालन किया जाता है तो सरकार द्वारा उस संस्थान को दी जाने वाली सहायता राशि ग्रांट को रोकने या निलंबित करने का प्रावधान है। तो इसमें यही कि यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत के संदर्भ में यदि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो शैक्षिक संस्था हो या फिर कोई हॉस्टल हो, तो उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता राशि है, जो ग्रांट है, वह रोकी जा सकती है या सस्पेंड भी की जा सकती है। तो ये है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अब कानूनी प्रावधान में आगे है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे कहेंगे वो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। पोक्सो एक्ट विस्तार से जब पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो संक्षेप में है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो यह अधिनियम बच्चों को निम्नलिखित अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो पोक्सो एक्ट है तो उसमें हम सभी प्रकार की सेक्शंस, धाराएं पढ़ेंगे कि किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर केवल हमने इसका थोड़ा संक्षेप में लिया है, ज्यादा विस्तार से नहीं है। तो इसमें बताया गया कि यदि यौन हमले के बारे में बात है या फिर यौन उत्पीड़न या फिर पोर्नोग्राफी या अश्लीलता के बारे में, ये अधिनियम बालकों को संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम की जो मुख्य बातें हैं, तो इसमें बताया गया कि बालकों के अधिकारों के लिए विशेष अदालतों की भी स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, इसलिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। शायद आप सभी को अवगत भी होगा कि ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किस सेक्शन में विशेष अदालतों की बात की गई है। थोड़ा रिमाइंड करें आप साथी लोग, विशेष अदालतें किस सेक्शन के अंतर्गत है? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष अदालतों का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? थोड़ा याद करें ताकि एक बार रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि विशेष अदालत का ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जे एक्ट की बात करें, मैं पॉक्सो एक्ट में भी मतलब स्पेशल कोर्ट की बात की गई थी। स्पेशल कोर्ट कोई बात नहीं, एक थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि जो धारा 28 से 32 में विशेष अदालतों की बात की गई थी। ये जो पॉक्सो एक्ट का चैप्टर नंबर 7 में धारा 28 to 32 में स्पेशल कोर्ट की बात की गई है। धारा 28 से 32 में विशेष अदालतों की बात की गई है। तो विशेष अदालतों में कहा गया कि यह कानून ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है, ताकि बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनसे जुड़े मामलों का निपटारा एक बाल अनुकूल वातावरण में करना है। कि बच्चों के हितों की रक्षा करने हेतु और बच्चों के से जुड़े मामलों का जो निपटारा है वह एक प्रकार से बच्चों के अनुसार उचित वातावरण में करने के उद्देश्य से ही विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। तो ये बिल्कुल संक्षेप में हमने पॉक्सो एक्ट में बताया, क्योंकि ये एक्ट भी बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। तो थोड़ा संक्षेप में ही पढ़ा है हमने, विस्तार से इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है। विस्तार से हमने पहले पढ़ लिया था। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो अभी कुछ ही दिन 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, कि इसमें भी बालकों के अधिकारों की बात की गई है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 में भी बालकों के अधिकारों की बात की गई है। तो एक बार थोड़ा इसमें सभी धाराएं शामिल नहीं है, जस्ट रिमाइंडर रिवीजन के तौर पर है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य धाराएं वो इस प्रकार है। धारा 3 में सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। धारा 8 एवं 9 में समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित समूह के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो, उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करने से रोका न जाए। ऐसी धारा 8 और 9 में, क्योंकि धारा 8 समुचित सरकार के दायित्वों के बारे में थी और धारा 9 में स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में बात बताई गई थी। धारा 17 मतलब खतरा का मतलब तात्पर्य यही था
कि बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत, सर्विस रूल्स के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति बच्चे का शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो सर्विस रूल्स के आधार पर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। ऐसा धारा 17 के अंतर्गत था। धारा 19 में बताया गया है कि स्कूली भवनों के लिए जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उनके बारे में बात की गई थी। तो एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्कूली भवनों के जो स्कूल बिल्डिंग के लिए क्या नॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉर्म्स, कुछ मानक दिए गए हैं। उसमें बताया गया कि स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा होनी चाहिए और एक कार्यालय सह स्टोर रूम सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से प्रत्येक शिक्षक के लिए क्लासरूम और एक कार्यालय सह स्टोर रूम सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। बाधा रहित पहुंच, बैरियर फ्री एक्सेस, जिसमें बताया गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं ताकि आसानी से आ जा सके, इसलिए बाधा रहित पहुंच होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर रैंप की सुविधा होनी चाहिए। लड़कियों व लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। एक रसोई घर जहां मिड डे मील बनाने की व्यवस्था हो, तो एक मिड डे मील की बनाने के लिए रसोई घर होना चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए ताकि बच्चा अपना शारीरिक विकास भी खेलों के माध्यम से कर सके। और स्कूल की दीवार को सुरक्षित रखने के लिए चार दीवारी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये स्कूल जो बिल्डिंग थे उससे संबंधित जो नॉर्म्स थे उसके संदर्भ में हमने पढ़ा कि स्कूल भवनों के मानक क्या क्या हैं। तो ये हमने पढ़ा है। तो ऐसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की का सेक्शन 19 कहता है। तो ये तो अभी जो पढ़े थे ये एक प्रकार से भारतीय स्तर के कानूनी प्रावधान थे। अभी कुछ दो प्रावधान इंटरनेशनल लेवल के भी हैं। तो आइए उनको भी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस किस कानूनों का प्रावधान है जो बाल संरक्षण के संदर्भ में बताए गए हैं। तो यूएनसीआरसी का अनुच्छेद 28(2) में बताया गया है कि यह सदस्य देशों से यह अपेक्षा करता है कि वे उचित उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूलों में अनुशासन बच्चे की मानवीय गरिमा के अनुरूप और वर्तमान कन्वेंशन के अनुसार लागू किया जाए। कन्वेंशन का अनुच्छेद 29(1)(b) कहता है, वो इस बात पर जोर देता है कि सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि बच्चे की शिक्षा मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में नींव सिद्धांतों के प्रति सम्मान विकसित करने की दिशा में होनी चाहिए। तो ये इंटरनेशनल लेवल के कानून हैं। और अगला जो है कि सकारात्मक कार्यवाही के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश। तो सकारात्मक कार्रवाई के लिए जो कौन कौन से जो दिशा निर्देश है जो सुझाए गए हैं उसके बारे में, पहला है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। उसमें बताएगा कि यह बुनियादी ढांचे और संसाधनों से संबंधित है जो बच्चों की सुरक्षा और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे स्कूल का जो स्थान है वह स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पहुंच आसान हो और रास्ता सुरक्षित हो। स्कूल का जो स्थान है मतलब सुरक्षित जगह पर होना चाहिए, बच्चे आसानी से स्कूल जा सके, ऐसी जगह पर स्कूल स्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुरक्षित जो विद्यालय है वह मार्केट के बीचों बीच में हो, उससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां पर आवागमन के साधनों की बहुतायत होती है, तो बच्चों को दिक्कत भी हो सकती है और रास्ता उनके लिए असुरक्षित भी हो सकता है। इसलिए बताया गया है कि स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पहुंच आसान हो और रास्ता सुरक्षित हो। स्कूल बिल्डिंग और उनके जो परिसर की बात करें, कैंपस की बात करें, तो स्कूल की जो इमारत है वो मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए। परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित महसूस करें। कक्षाओं की बात करें तो कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी, हवा और बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सीखने के लिए अच्छा माहौल मिले। शिक्षक और कर्मचारी की बात करें तो केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, शिक्षकों की केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं होनी चाहिए बल्कि कर्मचारियों का व्यवहार भी संवेदनशील होना चाहिए। जो टीचर्स है उनका जो व्यवहार है वह भी एक प्रकार से
बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने चाहिए ताकि हर बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। और आरटी एक्ट के तहत भी हमने पढ़ा था कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। इससे अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। ऐसा जो प्रावधान है किस सेक्शन के अंतर्गत किया था, एक बार साथी लोगों से निवेदन है कि रिमाइंड करके बताएं। आरटीई एक्ट के तहत किस सेक्शन में यह बताया था कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों का जो पद है वह 10% से अधिक रिक्त नहीं होना चाहिए। विजय सर, आप बिल्कुल, आपको सेक्शन एक एक धाराएं रूल्स आपको बिल्कुल याद है सर, थोड़ा रिमाइंड करवाइए सर, कौन से सेक्शन में कौन से धारा में यह बात की गई थी आरटी एक्ट के तहत, या कोई भी साथी? अच्छा मैडम, बिल्कुल, मैडम ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही है मैडम। जो सेक्शन 26 के अंतर्गत बताया गया था किसी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होना चाहिए ताकि वो प्रत्येक बच्चे पर आसानी से ध्यान दे सकें। भ्रमण और यात्राओं की बात करें तो स्कूल के बाहर ले जाते समय बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम होने चाहिए। तो ये एक प्रकार से फिजिकली फैक्टर्स थे, भौतिक कारक थे, जो एक प्रकार से ये सुझाए गए थे कि ऐसे ऐसे कार्य बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों में होने चाहिए। दूसरा है स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जो सकारात्मक कार्रवाई के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सुविधाएं अनिवार्य है, जैसे पीने का पानी, क्योंकि स्कूल में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। शौचालय, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग साफ सुथरे और पर्याप्त शौचालय होने चाहिए। ये स्वास्थ्य को देखते हुए ये प्रावधान विद्यालयों में होने चाहिए। स्वच्छता के संदर्भ में हाथ धोने की व्यवस्था और परिसर की नियमित सफाई बच्चों को बीमारी से बचाती है। और वो मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के संदर्भ बताया कि भोजन की जो गुणवत्ता और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे तैयार करने में स्वच्छता के जो नॉर्म्स हैं, स्वच्छता के जो मानक है, उनका पालन करना अनिवार्य है। तो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रकार से सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। और इसका जो अंतिम है वह है साइको सोशियल फैक्टर्स, मनोसामाजिक कारक, जिसमें बताया गया है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा से यह जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत सबसे पहले दंड की बात की जाए तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र और आरटी एक्ट के अनुसार शारीरिक दंड पूरी तरह प्रतिबंधित है। आरटी एक्ट के धारा 17 के अंतर्गत भी पढ़ा था हमने कि किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी उनको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो एक प्रकार से सेवा नियमों के तहत उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सुधार के तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। पॉजिटिव जो एक प्रकार से सकारात्मक सुधार के तरीकों का प्रयोग करना है। मारपीट या अपमान का सहारा नहीं लेना है। छेड़खानी और बाल शोषण की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना और किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना आवश्यक है। मतलब यदि बच्चे के साथ कोई शोषण होता है तो उसमें एक बिल्कुल सहनशीलता नहीं चाहिए, उससे सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। बच्चों के लिए शिकायत पेटी या काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए। और अंतिम है स्कूल का वातावरण। तो स्कूल का जो माहौल है ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा डरे नहीं, क्योंकि बच्चा यदि स्कूल जाने से डरेगा तो बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा। तो माहौल कैसा होना है? स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा डरे नहीं बल्कि अपनी बात खुलकर कहें। शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक और छात्र के बीच में विश्वास का रिश्ता होना अति आवश्यक है।
तो ये थे आज के हमारे चाइल्ड राइट से संबंधित कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ प्रोविजंस और कुछ उनसे सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। साथियों से निवेदन है कि यदि और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सर मेरी तरफ से तो सर आज के लिए इतना ही था।